Hello everyone, welcome to my YouTube channel Let Us UPSC. Today we will be discussing a trending topic, National Education Policy, which comes under GS2 of UPSC syllabus under the headline Issues relating to development and management of social sector, services relating to health, education, human resources. Under this heading of new national education policy, we will be looking on different aspects of this policy, like what is education policy, when was it first formulated, until now how many times it has been formulated, important takeaways from new education policy, what are its implementation, how it would be implemented, and lastly, what are issues pertaining to new national education policy. So let's begin our video. Education policy is a framework to guide the development of education in the country. एक framework है, structure है, कुछ rules हैं ताकि एडुकेशन किसी कंट्री में उसकी डेवलपमेंट को हम गाइडेंस दे पाएँ. सो व्हाट इज़ एजुकेशन पॉलिसी? इट इज़ जस्ट अ फ्रेमवर्क टू गाइड द एजुकेशन इन एनी कंट्री. फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी was drafted by D.S. Kothari Committee in 1966 or around 1967. Recommendations of D.S. Kothari Committee were formulated in first national education policy that came out in 1968 under the regime of Indira Gandhi government. So सबसे पहली national education policy 1968 में आई. Then we move on to second national education policy which was formulated in 1986 under Rajiv Gandhi government. It was updated in 1992 by P.V. Narasimha Rao government. Then after a gap of almost 34 years, third new education policy has been formulated in the year 2020 based on the recommendation of K.S. कस्तूरी रंगन कमेटी. तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कौन सी कमेटी ने क्या फॉर्मुलेट किया, क्या रिकमेंडेशंस की. एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं. कमेटी का नाम दे देंगे और पूछ लेंगे इसने क्या रिकमेंडेशंस दी और किस टॉपिक पे दी. अब हम देखते हैं कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के इम्पॉर्टेंट टेकअवेज क्या हैं. इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स जो इस पॉलिसी में बताए गए हैं और एक स्कूल एजुकेशन के लिए. तो पहले हम देखते हैं हायर एजुकेशन के लिए क्या रिफॉर्म्स दिए गए हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में. फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपनिंग अप द वे फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़. इट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द पॉलिसी दैट द फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ कैन कम अप इन आवर कंट्री. उससे क्या होगा, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का रिसर्च और वहाँ की फैकल्टी हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को मिल सकेंगी. सेकेंड, डिसमेंटलिंग ऑफ UGC एंड AICTE. थर्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ 4-year मल्टी-डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विद मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस. अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शन का मतलब क्या है कि हम एग्जिट आफ्टर 1 year कर सकते हैं या एग्ज़िट आफ्टर 2 years कर सकते हैं या फिर एग्ज़िट आफ्टर 3 year कर सकते हैं. अगर हम किसी भी कोर्स से 1 साल के बाद एग्ज़िट करेंगे तो हमें सर्टिफिकेट दिया जाएगा उस कोर्स का. अगर 2 साल बाद एग्ज़िट करेंगे तो डिप्लोमा दिया जाएगा और अगर 3 साल बाद एग्ज़िट करते हैं इस कोर्स से तो डिग्री दी जाएगी. ये मतलब है मल्टी डिसिप्लिनरी एंट्री और एग्ज़िट प्रोग्राम से. फोर्थ पॉइंट, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ MPhil प्रोग्राम. अब जो MPhil प्रोग्राम है वो मास्टर्स और PhD के एक बीच का कोर्स था जिसे अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है. तो मास्टर्स के बाद आप सीधा PhD कर सकते हैं. फेजिंग आउट ऑफ ऑल सिंगल स्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस. कई इंस्टीट्यूशंस हमारे कंट्री में ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक ही सिंगल स्ट्रीम में हमें कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. तो ऐसे सभी इंस्टीट्यूट्स को फेज आउट करने का बोला गया है. एफिलिएशन प्रोग्राम ऑल्सो बी फेज्ड आउट बाय 2040. एफिलिएशन प्रोग्राम जैसा कि आप समझते हैं एक यूनिवर्सिटी होती है मेन और उससे कई कॉलेजेस एफिलिएशन लेके अपना इंस्टीट्यूट खड़ा कर लेते हैं. पर
देखा गया है कि उनकी एफिशिएंसी बहुत ख़राब होती है, रिज़ल्ट बहुत लेट आते हैं, पेपर बहुत लेट चेक होते हैं और कोई उसमें सिस्टम नहीं होता है। इसलिए एफिलिएशन प्रोग्राम को 2040 तक एलिमिनेट करने के लिए बोला गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। अब हम चलते हैं स्कूल एजुकेशन में जो रिफॉर्म्स बताए गए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, दैट ईजियर बोर्ड एग्जामिनेशन ईजी हो जाएंगे। कैसे? रिडक्शन इन सिलेबस टू रिटेन कोर इसेंशियल्स, कोर कंसेप्ट को रिटेन करके बाकी जो चीज़ें हट सकती हैं वो हटा दी जाएंगी ताकि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स 10th 12th के ईजी हो जाएं। फोकस ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है थ्योरेटिकल के साथ। हम जब तक थ्योरी को प्रैक्टिकल में अप्लाई नहीं करेंगे हमारे दिमाग में कुछ घुसता नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फोकस किया जाएगा एक्सपेरिमेंटल थिंकिंग और क्रिटिकल नॉलेज पे। अ 5+3+3+4 डिज़ाइन रिप्लेसिंग द करंट 10+2 स्ट्रक्चर। जैसा कि आप जानते हैं अभी क्या बोला जाता है कि हमने 10th पास करी तो और 12th पास करी तो हम बोलते हैं कि 10+2 10 साल का एक एजुकेशन पॉलिसी है जो 1st to 10th तक और फिर +2 11th और 12th को कवर करता है। पर अब 5+3+3+4 डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करेगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसमें क्या है, 3 to 8 ईयर जो हमारा पहला स्टेज है उसको बोलेंगे हम फाउंडेशनल स्टेज, 8 to 11 प्रिपरेटरी स्टेज, 11 to 14 ईयर्स मिडल स्टेज या फिर हम 14 to 18 ईयर्स को सेकेंडरी स्टेज बोलेंगे। दिस ब्रिंग्स अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन दैट इज प्री स्कूल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ एजेस 3 to 5 अंडर द एम्बिट ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग। जैसा कि हम जानते हैं राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स राइट टू फ्री एजुकेशन फ्रॉम एज 6 to 14 ईयर्स। अब जो 3 to 5 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कोई एक फॉर्मल स्कूल लर्निंग का ऑप्शन नहीं था, तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 3 to 5 जो लर्निंग होती है उसे भी ले आई है। मिड डे मील प्रोग्राम टू इंक्लूड फ्री ब्रेकफास्ट अलॉन्ग विद फ्री लंच। अब जैसा कि आप जानते हैं अभी तक मिड डे मील प्रोग्राम्स में फ्री लंच प्रोवाइड होता था, पर इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये मेंशन किया गया है कि फ्री ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा मिड डे मील प्रोग्राम में। Whenever necessary, students until class 5th should be taught in mother tongue और रीजनल लैंग्वेज। ये बहुत ही एक अच्छा भी कह लीजिए और काफ़ी प्रोटेस्ट भी हो रहा है इस बात पे। Whenever possible until class 5 बच्चे को मदर टंग में या फिर उसकी रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाए। क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो टू बी 100% बाई 2040। हमारा जो एजुकेशन प्रोग्राम है, एजुकेशन की स्थिति है इंडिया में वो बहुत ही वीक मानी जाती है जो हम एनरोलमेंट रेशियो की बात करते हैं सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी एजुकेशन में। तो इस ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 100% करना है 2040 तक। अब हम देखते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशंस क्या हैं, कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा और क्या इसमें हर्डल्स आ सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में हम देखते हैं कि नॉट मैंडेटरी, दिस इज़ नॉट बाउंडिंग ऑन स्टेट गवर्नमेंट्स। जो इस पॉलिसी के डायरेक्टिव्स हैं ये ना ही मैंडेटरी है ना ही बाइंडिंग है स्टेट गवर्नमेंट पे। क्यों? क्योंकि एजुकेशन जो है वो एक सब्जेक्ट है कॉन्करेंट लिस्ट में अंडर शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट हो तो उसका मतलब होता है उसके ऊपर स्टेट और सेंटर दोनों ही फॉर्मुलेट कर सकते हैं पॉलिसीज, डायरेक्शंस या फिर लॉज। तो स्टेट्स के लिए मैंडेटरी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, एक डायरेक्शन है जो कि उसको मान सकता है या नहीं मान सकता। इम्प्लीमेंटेशन में टेक लॉन्ग टाइम, इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत टाइम ले सकता है। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं उसमें भी कुछ रिफॉर्म्स थे जो कि आज तक भी अप्लाई नहीं हो पाए हैं। सम में बी अप्लाइड सूनर एंड सम लेटर। कुछ जो रिफॉर्म्स हैं वो जल्दी अप्लाई हो जाएंगे और कुछ लेट तक। जो जल्दी अप्लाई हो जाएंगे ऐसे जो रिफॉर्म्स हैं वो हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है फ्रॉम इमीडिएट इफेक्ट। एंट्री एग्जिट ऑप्शंस ओपन इन 20 इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंसेस फ्रॉम 2020-21। और जो लेटर वाले हैं जो ये रिफॉर्म्स हैं दैट एफिलिएशन सिस्टम टू एंड बाय 2040 वो धीरे धीरे फेज आउट करना ही पॉसिबल होगा।
अगली जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, सफिशेंट फंडिंग इज़ इम्पोर्टेंट, अर्लियर पॉलिसी सफ़र्ड ड्यू टू दिस। फंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में। अगर फंड नहीं होगा तो इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और रीजनल लेवल पे। 6% ऑफ GDP शुड बी स्पेंट एज सून एज पॉसिबल। जैसा कि आप जानते हैं 6% ऑफ GDP हमारे कम से कम 50 साल पहले से ये बोला गया है कि पॉलिसीज़ में कि 6% ऑफ जो GDP है वो एडुकेशन पे स्पेंड होना चाहिए। पर आज तक सिर्फ 1.5 से 2.5% ही GDP का जो हिस्सा है वो एडुकेशन के ऊपर स्पेंड होता है। तो 6% जो इस पॉलिसी में भी लिखा गया है तो वो जल्दी से जल्दी स्पेंड होना चाहिए एडुकेशन के हालात सुधारने के लिए। अब हम चलते हैं इश्यूज़ के ऊपर कि इश्यूज़ क्या हैं। मैनी लीगल चेंजेस रिक्वायर्ड, हाई फंडिंग्स टू बी रिक्वायर्ड। बहुत लीगल चेंजेस हैं इसमें, जैसे कि UGC और AICT को हटाया है, उनकी जगह नए एपेक्स बॉडी आएंगी तो वो कैसे होगा, उनमें अमेंडमेंट करने पड़ेंगे जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, तो ये टाइम लेगा। कमर्शली ओरिएंटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आर नॉट क्लोज्ड। जो ड्राफ्ट बनाया था KS कस्तूरीरंगन कमेटी ने, उसमें ये मेंशन किया था एक रिफॉर्म कि जो कमर्शियली ओरिएंटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो किसी का भला तो कर नहीं रहे, अपने प्रॉफिट के लिए रन कर रहे हैं। पर ये इस जो पॉलिसी बनाई है सरकार ने उसमें ऐसा नहीं किया गया, उनके लिए कुछ बोला नहीं गया। 20% ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वॉज एनविसेज्ड इन द ड्राफ्ट जो था KS कस्तूरीरंगन कमेटी का, उसमें बोला गया था कि 20% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट शुड बी गिवन टू द एजुकेशन, बट ओनली 6% इज प्रोवाइडेड। नो नेशनल एजुकेशन कमीशन एट नेशनल और स्टेट लेवल। जो रिकमेंडेशंस थी कमेटी के उसमें एक एपेक्स बॉडी, नेशनल एजुकेशन कमेटी एट नेशनल लेवल और स्टेट एजुकेशन कमीशन एट स्टेट लेवल बोला गया था, पर ऐसा नहीं बनाया गया। तो आज हमने पढ़ा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होती क्या है, फर्स्ट टाइम इसे कब किया गया, और थर्ड टाइम जो कि अब ये तीसरी बार है 2020 में, इसको किसने ड्राफ्ट किया, इसके इम्पोर्टेंट टेकअवेज क्या हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी होगी और इसके इश्यूज़ क्या हैं। तो ये एक मेंस का आंसर कह लीजिए किसी भी पेपर का, या फिर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इतनी डिटेल्स ही काफ़ी हैं। और जो भी न्यूज़पेपर में आगे आता है इन दिनों में, आप उसको पढ़ते रहिएगा और इसमें ऐड ऑन करते रहिएगा। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गया है आपके आंसर का और आपके नोट्स का, एक माइंड मैप के ज़रिए। जैसा कि नोट्स में दिख रहा है ऐसा ही माइंड मैप बनाने की कोशिश करें और आदत डाल लें। इसी के साथ हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानकारी पूरी मिली होगी। थैंक यू सो मच। अपने फीडबैक और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। थैंक यू सो मच।